Hello students. In this video we will discuss about the structure organization in animals. This is a chapter number 7 from your book. We already completed chapter number 5, that is morphology of flowering plant. Chapter number 6 is deleted one. So I am going to discuss chapter number 7, that is structural organization in animals. This topic is not new for you people because in class 9th you already discussed about the different type of the tissues, animal tissues in that class. So in this chapter also, in the structure organization, we are discussing about the tissues, different types of tissues. In this chapter we are going to cover 4 main type of tissues, that is firstly we have epithelial, connective, muscular and nervous. Okay, we also going to discuss about the different main types of epithelial, connective, muscular and nervous. But before that I want to give you some introduction about this chapter. So let's know first about that what is tissue. I know that you all know about that what is tissue, but in your NCERT book there is a specific definition about a tissue. So let's focus on that definition first. So the definition is that in multicellular animals, multicellular means the animals who have more than one cell, ओके जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो उन्हें हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स बोलते हैं. इसका नाम ही बता रहा है, जो वर्ड है वही बता रहा है, मल्टी सेलुलर मतलब ज़्यादा सेल्स. सो इन द मल्टी सेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ध्यान से पढ़ेंगे, टिश्यू की डेफिनेशन हम कर रहे हैं. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस perform a specific function. सिमिलर सेल्स होंगे जिसके साथ कुछ उनके इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होंगे और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. इससे पहले हमने सेल पढ़ा था कि जो सेल होता है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लाइफ का. ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. तो जब सेल जुड़ते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास टिश्यू बनता है. और सेल कैसे होने चाहिए? सिमिलर सेल्स होने चाहिए, सेम सेल्स होने चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक प्रॉपर कोई फंक्शन करे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे. ठीक है, उसे हम बोलेंगे टिश्यू. ठीक है, सिमिलर सेल्स का बना होगा और एक पर्टिकुलर काम करेगा, डेट इज टिश्यू. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. सो हमने पढ़ लिया कि टिश्यूज़ क्या है. सो ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल हम देख लें, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल तो ह्यूमन बींग्स ही हैं. ठीक है जी, ह्यूमन बींग्स आर कंसिडर अंडर सोशल एनिमल्स बोला जाता है ना ह्यूमन बींग्स को. तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स का ही है. और ये एक अमेजिंग बात है कि जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं उनके पास 4 ही बेसिक टाइप के टिश्यूज़ हैं. उन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है जी, और ये जितने भी टिश्यूज़ होते हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन. सेल हो गया, सेल के बाद टिश्यू आ गया. ठीक है, कि जब सेल मिलेंगे तो टिश्यू, और ये टिश्यूज़ जब एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, आगे ऑर्गन बना रहे हैं, जैसे कि स्टमक, लंग, हार्ट, किडनी. ठीक है जी, उसके बाद आपको पता ही है, हमने पढ़ा हुआ है पहले कि ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है. ठीक है जी, तो पहले सेल, सेल से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ठीक है जी, यहाँ पे ये बताया गया है व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म कॉमन फंक्शन, जब 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर कोई कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं बाय देयर फिजिकल और केमिकल इंट्रैक्शन, उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स हमारे ऑर्गन सिस्टम की एग्जाम्पल हैं. ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे इसमें. सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. ठीक है, ये कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक है कि सेल से बन के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन बन रहे हैं, लेकिन ये जितनी भी सेल्स हैं, ये टिश्यूज़ हैं, ये ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम में, ये काम को बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं इन अ वे दैट एग्जिबिट्स डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है इनमें. ठीक है, जैसे कि हमारा माउथ है,
बक्कल कैविटी जो है, बक्कल कैविटी का काम क्या होता है, टीथ से स्टार्ट हो जाता है, टीथ ने फूड को च्यूई करना है, चबाना है, फिर ईसोफेगस से आगे स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक अगला काम करेगा कि वहाँ पे पहले एसिड्स रिलीज़ करेगा, तो कोई बैक्टीरिया वगैरह उसे ख़त्म करेगा, फिर डाइजेशन करवाएगा, डाइजेशन के बाद वो सिस्टम एक्सक्रीशन में जाएगा, वहाँ पे वेस्ट मटेरियल अलग होगा। सो इस तरह से जो काम है वो बांटे हुए हैं, और इस बात को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और ये डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल, ठीक है जी। सो ये इंट्रोडक्शन था हमारा टिश्यू के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज़ की तरफ। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू कवर करेंगे इस वीडियो में। मैं एपिथेलियल टिश्यू ये पार्ट कवर करने वाली हूँ, दिस वन, ठीक है जी। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपको बताऊँगी, जिसमें हमारे पास मेन 5 टाइप्स हैं आगे एपिथेलियल के, स्कैमस, क्यूबैडल, कलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। ओके, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू समझेंगे, पहले बातों को समझना है, हमने मेमोराइज नहीं करना है चीज़ों को। एपिथेलियल टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और लाइनिंग। इस लाइन को याद रखेंगे, एक कवरिंग या लाइनिंग की तरह ये टिश्यू काम करता है। जैसे हम नोटबुक को कवर चढ़ाते हैं ना, बाहर की जो लेयर होती है, ठीक है, नोटबुक को हम कवर करते हैं, तो किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए या उसकी जो लाइनिंग बनता है या आउटर लाइनिंग बनता है वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। इसका अपना खुद का फ्री सरफेस होता है, ठीक है जी। तो ये क्योंकि एक लाइनिंग का काम करता है, तो मान लीजिए कोई डक्ट है, कोई ट्यूब है, कोई ऑर्गन है, तो उसको लाइन कर रहा है, तो उसके अंदर जो फ्लूइड जा रहे हैं, उसके अंदर फ्लूइड होगा ना, कोई ट्यूब्स हैं, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें से ब्लड जाता है, तो उनके अंदर की जो लाइनिंग है वहाँ पे मिलेगा आपको एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है जी। या फिर आपको आउटर कवरिंग पे मिलेगा, ठीक है। तो कवर करने के लिए है आउटर सरफेस को, ठीक है जी। 2 टाइप्स के एपिथेलियल आपको मेनली मिलेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। एपिथेलियल के आगे 2 पार्ट्स मिलेंगे, सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है जी। और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, देखिए सेल एपिथेलियल ही रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सेल हमारा एपिथेलियल ही रहेगा, जो बेस रहेगा हमारा, ठीक है जी। काम इसका सब में सेम ही होगा। ये जो हमारे पास ये स्कैमस, क्यूबैडल, कलमनर हैं, ये एपिथेलियल के पार्ट्स हैं, तो ये कोई नया सेल नहीं बन गया है, ये सारे एपिथेलियल ही हैं, लेकिन जिस जिस ऑर्गन के साथ ये अटैच होंगे वहाँ पे उसके काम के हिसाब से इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन हो जाती है, जिसकी वजह से स्कैमस, क्यूबैडल, कलमनर, सिलिएटेड और ग्लैंडुलर इनके नाम पड़ गए हैं, ठीक है जी। हैं एपिथेलियल ये सारे, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में ना थोड़ा थोड़ा चेंज आ गया है, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगी किस तरह से, और उसकी वजह से इनके नाम फिर हमने बदल दिए, ठीक है जी। सो स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन वर्ड याद रखेंगे कि स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के आधार पर जो हमारे सेल्स हैं सिंपल एपिथेलियम, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्कैमस, क्यूबैडल एंड कलमनर। आगे मैं आपको डायग्राम्स के साथ समझाऊंगी। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें बहुत लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है, ठीक है, जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और स्पेशलाइज्ड जंक्शन होते हैं which provide both structure and functional links between the individual cell and are of 3 types: tight, adhering and gap junctions. लास्ट पॉइंट पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे, डेट्स बस आपके माइंड में इतना ही बात आप रखेंगे कि जंक्शंस भी इन सेल्स में होते हैं, एक टाइट होते हैं, एडहेरिंग होते हैं, गैप जंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। चलिए अब जितने पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं उन सारी बातों को हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले हम डायग्राम देख लेंगे। ये हमारे पास टाइप ऑफ एपिथेलियम है जिसमें ये सिंपल हैं, ठीक है जी। स्क्वैमस और क्यूबैडल हमने किए थे, ठीक है जी। स्कैमस होंगे, फ्लैट सेल्स बोलते हैं, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं क्योंकि कवर करेंगे ना। क्यूबैडल जैसे नाम है इसका, तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। कलमनर है तो कॉलम्स होंगे लंबे लंबे, ठीक है जी। ये 3 हम देख लेते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू, जैसे आपको बताया कि इसे एपिथेलियम भी बोला जाता है, फ्री सरफेस होता है, आपको मैंने बता दिया कि कवरिंग की तरह एक्ट करता है, कवरिंग या लाइनिंग करेगा सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सेल्स जो हैं वो कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, बहुत लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होते हैं, और सिंगल थिन लेयर होती है विद फ्लैटेंड सेल्स, ठीक है। इस तरह से फ्लैट सेल्स होंगे, ये फ्लैट सेल्स हैं, ठीक है। इरेगुलर शेप्स होंगी, इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी इसकी, ठीक है जी। मिलते कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बच्चे रेडी कर रहे हैं अपने आप को फॉर द एस्पिरेंट्स फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। वहाँ पे जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो यही होते हैं कि जो स्कैमस एपिथेलियम टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो कहाँ पे मिलते हैं।
So these are found in the walls of the blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लाइनिंग का काम करते हैं, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनकी अंदर से लाइनिंग करेंगे, ठीक है, या बाहर से लाइनिंग करेंगे। सिमिलरली जो एयर लंग्स के एयर सैक्स है वहाँ पे भी लाइनिंग का ही वॉल्स, उनकी वॉल्स पे मिलेंगे। ठीक है जी। सो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैं, ये हमारे सिंपल स्कैमस का डायग्राम है। ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर मिलेंगे, अटैच्ड होते हैं सारे। लाइन्स द ब्लड वेसल्स वो हमने कर लिया। क्लोज्ड बॉडी कैविटीज़, ये जरा एंडोथीलियम और मेसोथीलियम वर्ड देखेंगे कि जब एपिथीलियम ब्लड वेसल की लाइनिंग करेगा तो उसे हम एंडोथीलियम बोल देते हैं, जब वो बॉडी कैविटीज़ की लाइनिंग करेगा तब उसे मेसोथीलियम बोल देते हैं। ठीक है जी। फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स वेरी थिन लेयर होती है और मेनली काम क्या होगा, क्योंकि थिन है, ठीक है जी, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फिल्ट्रेशन जैसे कामों में ये हेल्प करते हैं। अब आगे हमारे क्यूबाइडल, इट्स कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल, जिसके नाम में छुपा हुआ है क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ये आपको दिख रहे हैं। ठीक है जी। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएंगे, अब टाइटली पैक करेंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं बीच में स्पेस। ठीक है जी। और ये बीच में न्यूक्लियस शो करेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। ये हमारे क्यूबाइडल हो गए हैं। ठीक है जी। सो अब हमारे पास है नेक्स्ट कलमनर। कलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर, कॉलम की तरह होंगे, नाम में ही वर्ड छुपा है। ठीक है, इस तरह से लंबे लंबे कॉलम होंगे, टॉल और स्लेंडर सेल्स होंगे। न्यूक्लियाई उनका हमेशा यहाँ बेस पर मिलेगा। ठीक है जी। जो इनके फ्री सर्फेसेज होंगे उन पे माइक्रोविलाई भी मिलेगा आपको। ठीक है जी। अब आप ये देखेंगे कि पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम इसका, ये है हमारे कलमनर्स। ठीक है, ये कलमनर है, ये हमारे क्यूबाइडल थे। तो कह रहे हैं कि जो कलमनर है, कलमनर टिश्यूज़ होते हैं, इनके ऊपर माइक्रोविलाई एक तरह की एक्सटेंशंस होंगी। ठीक है जी। जो कि हमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है जी। माइक्रोविलाई इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आप देखेंगे कि इनके ऊपर अगर कुछ इस तरह की हेयर लाइक कोई स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब वहाँ पे वो किसी तरह की मूवमेंट का काम करेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि है सारे एपिथेलियम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हुई है। वो मॉडिफिकेशन क्यों हुई है? क्योंकि उसका यूज़ है उस ऑर्गन पे, जहाँ पे वो अटैच हैं, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे उस ऑर्गन को ज़रूरत है उन माइक्रोविलाई की, उस एक्सटेंशन की। ठीक है, मूवमेंट के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की वहाँ पे ज़रूरत है, तो इनमें मॉडिफिकेशन हुई है। ठीक है जी। इसलिए दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन द सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो स्टमक की लाइनिंग पे हमें कलमनर एपिथेलियम मिलते हैं, जिनके ऊपर हल्के हल्के से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ये किस में हेल्प कर रहे हैं? सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में। ठीक है, स्टमक सिक्रीट करता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस, इंटेस्टाइन भी। ठीक है जी। तो ये सिक्रीशन एंड अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं कलमनर। सो कलमनर या क्यूबाइडल जो हमारे सेल्स हैं, दोनों सेल्स के ऊपर सीलिया होता है, जैसे माइक्रोविलाई भी हमने बोले सीलिया ऑन देयर फ्री सर्फेसेस, और उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर सीलिया होगा उसे हम सिलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। अगेन फंक्शन वही है, चाहे माइक्रोविलाई है चाहे वो हमारे सीलिया हैं, काम इनका मूवमेंट का होगा। पार्टिकल्स को मूव करना है इन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इसीलिए उनके ऊपर वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम सीलिया भी कह रहे हैं, माइक्रोविलाई भी कह रहे हैं। ठीक है जी। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, वहाँ पे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो म्यूकस है उसकी मूवमेंट करवाने के लिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होते हैं, जो इनके सेल्स के ऊपर होते हैं। ठीक है जी। इसलिए वो वहीं पे पाए जाते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल्स पे मिल रहे हैं कलमनर सेल्स। अब कुछ और देख लेते हैं। कुछ हमारे कलमनर और क्यूबाइडल सेल्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं फॉर द सिक्रीशंस, और उनको बोल दिया जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में ही देख लेते हैं हम, डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं ना, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही स्पेशल स्टूडेंट्स बन जाते हैं, है ना। तो ये भी इस तरह से ये सेल्स हैं, ये भी कुछ स्पेशल सेल्स बन जाते हैं, स्पेशल टिश्यूज़ बन जाते हैं। ठीक है एपिथेलियम ही, ठीक है, लेकिन अपने फंक्शन की वजह से स्पेशलाइज्ड बन गया फॉर सिक्रीशंस, और उन्हें बोल दी हमने ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है जी। ये यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी होंगे। ठीक है जी।
सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेनली दो तरह के हैं। यूनिसेलुलर होंगे तो उसमें कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर और गॉबलेट सेल्स मिलेंगे ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जिसमें सिंगल सेल से बना होगा, जैसे कि ये गॉबलेट सेल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं। दीज आर द, ये गॉबलेट सेल्स की जो एग्जांपल है जो कि हमें एलिमेंट्री कैनाल में मिलती हैं, ये हमारे हैं सिंगल ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और मल्टीसेलुलर में हमारे पास आते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे, तो ये हमारे हो गए मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके जी। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया था कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। तो सिंगल सेल है तो हमने उनको बोल दिया गोबलेट सेल की जैसे एग्जांपल है, ठीक है। हमें कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम आगे दो तरह के हैं, सिंगल भी होंगे और मल्टीसेलुलर भी होंगे, जिनकी एग्जांपल आप याद रखेंगे कि सिंगल सेल में गोबलेट सेल है एलिमेंट्री कैनाल के, और मल्टीसेलुलर में हमारे पास सेलेवरी ग्लैंड है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इनकी डिवीजन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन। हमने बोला ना कि सिक्रीशन की स्पेशल सेल्स, एपिथेलियम के जो सेल्स जब स्पेशल हो जाते हैं सिक्रीशंस की वजह से, ठीक है, तो उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोला। तो ये आगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम की दो पार्ट्स हैं, जिसमें कि वो अपनी जो सिक्रीशन है जो वो सिक्रीट कर रहे हैं उसे पोर कहाँ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्लैंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्सोक्राइन में। सो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन हमारे वो वाले टिश्यूज़ होंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हमारे वो वाले ग्लैंड्स होते हैं एक्चुअली जो केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं इन डक्ट्स, ठीक है जी। डक्ट्स में करेंगे अपने जो केमिकल सिक्रीट है, केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड, जो ग्लैंड जाएगा वो किसी ना किसी ट्यूब में, वो किसी ना किसी डक्ट में जाके उसको पोर करेंगे, ठीक है जी। और लेकिन हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होंगे, जो डायरेक्ट ब्लड में जाके सीधे अपने सिक्रीशन को पोर करते हैं, उसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने आज आपके साथ एपिथेलियम जो पार्ट है, एपिथेलियम टिश्यू, उसे कवर किया है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने ये एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, ये चारों टाइप कवर करने हैं, तो आज हमने एपिथेलियम टिश्यू कवर किया है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। फॉर एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।